नमस्कार। YouTube के इस एजुकेशनल वीडियो चैनल पे मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज विजयादशमी पर्व की भी शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूं। आज जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से ही रिलेटेड है। और इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है तो कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। यह वीडियो हमारा प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेलिस्ट में चैनल पर जो हमारे प्लेलिस्ट हैं उनमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 13 है। और ये पीछे के जो वीडियो हैं, वीडियो नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्लेलिस्ट के इन्हीं के कंटिन्यूएशन में है। उन्हीं को जोड़ते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा हम डिस्कशन अपना आगे रखेंगे। तो मैं इसमें पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया गया है 3/10x टाइम्स 2x-1, जबकि x 0 से 2 के बीच की इन्फिनाइट वैल्यू ले रहा हो और फंक्शन की वैल्यू 0 रियल लाइन के अन्य बिंदुओं पर। अब प्रश्न है कि यह जो फंक्शन है एक्स का, ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। तो हम लोग जान रहे हैं कि हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती है। एक कंडीशन होता है कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे, और दूसरा कंडीशन होता है कि फंक्शन का इंटीग्रल या टोटल सम 1 के बराबर आ जाए। तो चूंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए हम लोग सम के लिए इंटीग्रेट करते हैं पूरे रियल लाइन पर, x इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक अपने फंक्शन को, ये देखने के लिए कि यह सम एक आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर चूंकि हमारा ये फंक्शन इस पूरे रियल लाइन पर केवल एक ही वैल्यू नहीं ले रहा है, कहीं पर 0 ले रहा है और कहीं पे 3/10x2x-1 ले रहा है, इसलिए लिहाजा हमें यहाँ पे इस लिमिट के अंदर वैल्यू रखने में दिक्कत होती है। तो हम डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से अपने इन लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं, जिसमें कि हमको फंक्शन की वैल्यू आसानी से मिल जाए। और इस तरह से हमने इसे माइनस इन्फिनिटी से 0 किया। क्यों? क्योंकि उसमें ये फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है। फिर 0 से 2 किया, इसलिए कि उसमें फंक्शन वैल्यू 3/10 x टाइम्स 2x-1 ले रहा है। और देन 2 टू इन्फिनिटी कर दिया, जहां की फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है। और इस तरह से अगर हम फंक्शन की वैल्यू रखें तो हमारा फंक्शन फाइनली आ गया इंटीग्रल 0 to 2 3/10 2x² - x dx। और फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल को ब्रेकअप कर दिया, इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद डिफिनिट इंटीग्रल्स की वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू हमें 1 मिल गया। तो ये एक बात तो तय हो गई कि हमारा इंटीग्रल 1 है। अब हम कह सकते हैं कि नहीं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक चीज और देखना चाहिए कि फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है कि नहीं। अब हमें फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू देखनी है कि क्या हमारा ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू दे रहा है फॉर ईच एक्स। हम कुछ भी ले लें, जैसे अगर आप x इज इक्वल्स टू 1 ले लें तो f1 हो जाएगा 3/10, क्योंकि x बराबर 1 2 - 1 1 3/10 पॉजिटिव ले रहा है। तो क्या हर जगह ले रहा है? तो ये जानने के लिए कि एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है कि नहीं, हमें इस फंक्शन के इस वैल्यू को चेक करना होगा। और इस वैल्यू को चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि ये 2x टाइम्स 2x-1 ग्रेटर देन 0 कब होगा। अब इसको सॉल्व करने पे पता चला कि अगर हमारा x ग्रेटर देन हाफ है तब तो ये पॉजिटिव रहेगा, और नहीं तो निगेटिव हो सकता है। मींस अगर हम x की वैल्यू 0.5 से ज्यादा रखेंगे तब तो एफ एक्स वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 0 और 0.5 के बीच की कोई ले लें, जैसे f.1 लिया, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा -0.08, यानी कि फंक्शन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। भले ही इसका इंटीग्रल 1 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पीडीएफ नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2 भी लगभग इसी तरह का एग्जाम्पल है। यह एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है,
या एक फंक्शन दिया हुआ है, चेक करना है कि डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं, तो फिर हमने इंटीग्रल किया, इंटीग्रल को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमको 1 नहीं मिली, तो यहीं पे ये रिजेक्ट हो गया कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। भले ही आप देखें तो x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है, लेकिन इसका टोटल एरिया या इंटीग्रल ओवर होल रेंज ऑफ एक्स एफ एक्स का 1 के बराबर नहीं आ रहा है। सो इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। थर्ड एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस थीटा बाई लैम्डा, लैम्डा ग्रेटर देन 0। लैम्डा एक कांस्टेंट है रैंडम वेरिएबल के इस फंक्शन में, और 0 अदरवाइज। तो अगर आप फिर से ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इसका निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक फंक्शन 0 लिया, और सॉरी माइनस इंफिनिटी से थीटा तक फंक्शन की वैल्यू 0, थीटा से इंफिनिटी तक ये फंक्शन की वैल्यू है। तो फिर आपने लिखा, मैंने लिखा थीटा टू इंफिनिटी 1 बाई लेमडा ई टू द पावर एक्स माइनस थीटा बाई लेमडा डी एक्स, और फिर मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब लेमडा कांस्टेंट है, अब हमने एक सब्स्टिट्यूशन लिया कि x माइनस थीटा बाई लेमडा इज इक्वल्स टू टी, इसको सॉल्व करने के लिए, और इस तरह से हमारा dx इज इक्वल्स टू लेमडा dt आया, और फिर हमने इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर दिया 1 बाई लेमडा ई टू द पावर माइनस टी लेमडा dt। रही बात लिमिट की, तो जब हम इसमें लिमिट रखें x इज इक्वल्स टू थीटा, देन व्हाट इज t, then t is 0. When x is equals to infinity, what is t? T is infinity. So it is 0 to infinity 1 by lambda e to the power minus t into lambda dt. Now the lambda से lambda cancel हो जाएगा, और ये बचेगा 0 to infinity e to the power minus t dt, और जिसका इंटीग्रल 1 आएगा। तो इसका इंटीग्रल तो 1 आ गया। अब देखना है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 मिले, पॉजिटिव मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x जब भी थीटा से बड़ा होगा ये फंक्शन पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ चूंकि x ग्रेटर देन थीटा है, इसलिए फॉर एवरी x दिस एफ एक्स इज ग्रेट पॉजिटिव। सो इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रॉब्लम नंबर 4 है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। ये भी आसान है, अगर आप इसे भी इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन एक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा अपने रेंज में, और दूसरा कि इसका इंटीग्रल 1 हो रहा है, लिहाजा यह भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब एक थोड़ा सा बड़ा डेंसिटी फंक्शन लेते हैं मैथमेटिकल। यह फंक्शन कुल 1 2 3 4 5 वैल्यूज ले रहा है, 4 नॉन जीरो वैल्यूज है और एक जीरो वैल्यू है। किस रेंज में एक्स रियल लाइन पर ये कौन सी वैल्यू ले रहा है, ये यहाँ डिफाइन किया गया है। अब टेस्ट करना है कि ये फंक्शन पीडीएफ है कि नहीं। तो फिर से हम कहेंगे कि पीडीएफ होने के लिए हमारा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स 1 आना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, अब इस फिर से हमें इस डिफिनिट इंटीग्रल को ब्रेक करना होगा। माइनस इंफिनिटी टू 0, then 0 to 1, then 1 to 3 by 2, then 3 by 2 to 2, then 2 to 5, and then 5 to infinity. So the part of this definite integral is this one. अब आप इसको बना लेने के बाद आपको सहूलियत हो जाएगी कि हम फंक्शन की वैल्यू रख पाए। अब जब हमने फंक्शन की वैल्यू रखी तो फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, लास्ट इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और बीच के ये 4 इंटीग्रल आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। हमने सबके फंक्शन की वैल्यू यहाँ से उठाई। 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स में हमारा फंक्शन x प्लस 1 बाई 9 ले रहा है, सो x प्लस 1 बाई 9 डी एक्स। सिमिलरली अदर्स के लिए हमने लिखा। अब हमने क्या किया, ये अपने सॉल्व करने के लिए कि हमें प्रॉब्लम ना हो, हमने इन इंटीग्रल्स को डिनोट कर दिया I1 I2 I3 I4 I5 I6, जहां की I1 और I6 0 है। अब I2 को हमने निकाला, I2 को सॉल्व किया 0 to 1 x प्लस 1 बाई 9, और ये सॉल्व होने के बाद 1 बाई 6 मिला। I3 को सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व करने के बाद ये 1 बाई 6 पाया गया।
I4 को सॉल्व किया डेफिनेट इंटीग्रल को, और जब इसके सॉल्व करके हमने सॉल्यूशन निकाला तो ये I4 भी 1/6 मिला। I5 को जब सॉल्व किया गया तो ये 1/2 मिला। ये सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स है, सिंपल इंटीग्रल्स हैं, सॉल्व करना है। अब आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू हो गई 0, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस हाफ, और ये बराबर हो गया 1 के। हाँ, अगर आप देखना चाहें तो हर एफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव लेगा, क्योंकि ये खुद में पॉजिटिव है, इसकी कोई भी वैल्यू लेंगे ये पॉजिटिव देगा। यहाँ 1 से 1.5 तक चल रहा है, अगर आप इसे 0 के ग्रेटर देन 0 के बराबर पुट करें तो ये x की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी। 1/2 से आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये 1 से 1.5 के बीच में जितनी भी वैल्यू लेगा, हाँ, ये सब के लिए 1 के लिए ये हो जाएगा 2 - 1 पॉजिटिव आएगा, 1.5 के लिए हो जाएगा 3 - 1 पॉजिटिव आएगा, और इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए भी पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अदर वैल्यूज के लिए भी आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ 1.5 लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, मैक्स इसकी मिनिमम वैल्यू 5 - 3, और मैक्सिमम वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4, 5 - 4, फिर ये पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें फंक्शन की वैल्यू इस रेंज में, तो ये फंक्शन ये वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि यह हमारा डेंसिटी फंक्शन है। अब ये डेंसिटी फंक्शन है तो हर डेंसिटी फंक्शन का हम ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। तो हमने एक्स एक्सिस पर लिखा एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, और वाई एक्सिस पर एफ एक्स की वैल्यू रखा। अब अगर हम 0 से 1 के बीच में देखें तो हमारा फंक्शन लीनियर है। तो हमने क्या किया, 0 पर इसकी वैल्यू निकाली तो 1/9, और 1 पर निकाली तो 2/9, और इसे ड्रा मिला दिया। तो ये हमारा इस लाइन बन गया, ये x + 1/9 0 to 1 के बीच में। ये लाइन और भी ऊपर जाएगी, लेकिन हमें केवल जरूरत है 0 से 1 के बीच में। सिमिलरली हमने इसको बनाया, इसको ड्रॉ किया। इसको ड्रॉ करने के लिए हमने इसमें x बराबर 1 रख दिया। x बराबर 1 रख दिया तो ये 2/9 मिला, मीन्स 1 पर ये यहीं से चलेगा। और x बराबर 3/2 रखा तो ये 1.5, तो ये 3, 3 - 1 2, 2 4/9, सो ये 4/9 तक जाएगा। कहाँ पर, 1.5 के ऊपर। अब मैंने वो दोनों पॉइंट मिलाए और ये लाइन मिल गया हमको। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए भी हम एक इस फंक्शन की वैल्यू 3/2 पे निकालेंगे और 2 पे निकालेंगे, और दोनों कोऑर्डिनेट्स को इस पे लोकेट करके ज्वाइन कर देंगे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा है 2 to 5। हम 2 तक पहुंच गए हैं। 2 से 5 के बीच में हमारा फंक्शन कैसा बिहेवियर रख रहा है, लीनियर बिहेवियर रख रहा है। 2 की वैल्यू हमने पुट करी तो ये हो गया 6/27, और 5 रखी तो 3/27। तो 6/27 यहीं पे मिलेगा आपको, 5/27, 3/27 आपको आगे मिलेगा। और इस तरह से हमने जब बनाया तो ये हमको फिगर मिल गया। अब हमारा ये जो डेंसिटी फंक्शन है वो इसके अंदर ये जितनी जगह है, हाँ, ये पूरी जगह एक एरिया देगा। अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो हिस्सा है रोम्बस, ये रोम्बस इसके द्वारा बन रहा है। सिमिलरली एक और आपको मिलेगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक क्वाड्रिलेटरल, हाँ, इसका भी ये हिस्सा है, ये सेकेंड वाले से बना है। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर आप ये चारों सेगमेंट की एरिया जोड़ दें तो ये 1 के आएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, आपने ये जो इंटीग्रल सॉल्व किया था इसकी वैल्यू 1/6 आई थी, इसकी भी वैल्यू 1/6, इसकी भी वैल्यू 1/6, और इसकी भी वैल्यू 1/2, और इसका सम 1/1 के बराबर हो गया। अब है कि ये हमने तो इंटीग्रल करके निकाला, क्या हम इसको ज्योमेट्रिक एरिया से, ज्योमेट्रिक
प्रॉपर्टी से निकाल सकते थे कि नहीं, तो एकदम निकाल सकते हैं आप। यहाँ की दूरी पता कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कर लीजिए, ये विड्थ पता कर लीजिए, ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के सम को जोड़ दी को सम कर लीजिए और विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अब है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। x लेस देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब अगर हमें ये जानना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, तो हमको क्या जानना है? कि हमें ये जानना है यहां से लेकर के और यहां तक ये वर्टिकल लाइन जो है ये x इज इक्वल्स टू 3 है। इसके इधर पूरी एरिया माइनस इन्फिनिटी, चूंकि इधर सब जीरो एरिया है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके और इसके बीच की एरिया कितनी है, यही प्रोबेबिलिटी बताना है। अब ये आपको पता है कि यहां से यहां तक तो दम पता है कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो झंझट कहाँ है निकालने में? यहाँ का। ठीक है, तो अभी निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए हमें निकालने के लिए ये इंटीग्रल 2 to 5 के बीच में हमारे फंक्शन की वैल्यू है 8 माइनस एक्स अपॉन 27। तो 2 से 3 के बीच में हमने किया क्या कि 0 से 1, 1 से 2, 1.5, 1.5 से 2 तक का निकाल लिया, और 2 से 3 तक, क्योंकि ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से 3 तक है, तो 2 से 3 तक के लिए हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू आई 11/54, और ये 3/6 इसमें ऐड कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुई। अब ये 11/54 क्या है? 11/54 अगर आप देखें तो ये और कुछ नहीं है, 11/54 यही एरिया है। और अगर आपको यकीन न हो तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है। हाँ, तो ये कैसे आ रहा है, इसको देखने के लिए हम इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकाले। 1/2 इसकी एरिया, 1/2 6/27, 6/27 ये हाइट है। मैंने कैसे पाया? इसमें 2 पुट कर दिया, 8 माइनस 2/27, 6/27। इस हाइट को जानना है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये 3 2 से 5 के बीच में है, तो इसमें x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया, तो 5/27। तो दोनों पैरेलल लाइंस हमको मिल गई हाइट, और इनको ऐड कर दिया। अब रही बात इनका विड्थ कितना है, तो 3 माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हाफ कर दिया 11/54, जो आपके इंटीग्रल से आया था। और इस तरह से आप चाहे तो मैनूमा इंटीग्रल के द्वारा निकाल सकते हैं, और चाहे तो एरिया प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे एक मजेदार बात ये समझ में आई कि अब हम इस रीजन में किसी भी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी कोई पूछे तो हम बता सकते हैं इस लॉजिक से। सपोज कि k इज एनी पॉइंट बिटवीन 2 to 5, हो सकता है 3 हो सकता है 3.5 हो सकता है 3.4 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4.5 क्या होगा? तो अब हमने क्या कि इसके अंदर के किसी भी k के लिए हम क्या कोई फार्मूला डेवलप कर सकते हैं? तो हमें लगता है कि कर सकते हैं। कि क्या कि इसके पहले तक की एरिया तो 1/2 है, तो 1/2। अब यहां से लेकर और के जहां भी जाता है उसके बीच के हिस्से का अगर हम एरिया निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये जब भी पूछा जाएगा इस फिगर में पर्टिकुलर, तो वो ट्रेपेजियम बनेगा। तो हमने क्या किया, ट्रेपेजियम की एरिया के लिए लिखा 1/2, और ये वाली हाइट तो हमें पता है 6/27 यहां से। लेकिन अब ये के कहां का पूछ दिया जाएगा ये नहीं पता है, तो हमने के इसके अंदर x बराबर के रख दिया, 8 माइनस k/27। और विड्थ क्या हो जाएगा, k-2, k-2। अब इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा फॉर्मूला बन गया 1/2 प्लस 14 माइनस k इंटू k-2 अपॉन 54।
अब आप कोई भी के रखें, इस रेंज का आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी लेस देन टाइप की। जैसे अगर हम लोग के इज इक्वल्स टू 3 रख दें तो हम इसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे और हमको आंसर मिल जाएगा 1/2 प्लस 14 - 3 दैट इज 11 into 1, so 11/54। एंड अगर आप इसमें फिर से आप ये इसका एलसीएम बराबर कर लें तो ये 27/54, सो ये दिस विल बी 38/54 और यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4.5, आप के बराबर 4.5 पुट कर दीजिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2.5, इसमें के इज इक्वल्स टू 4.5। लेकिन अगर कोई पूछता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट के इज इक्वल्स टू एक्स लेस देन, अगर हम के बराबर 1.2 रख दें तो उसके लिए नहीं है। हमने के किस रेंज में डिफाइन किया है, 2 से 5। लेकिन अगर उसके लिए आप चाहे तो डेवलप कर सकते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हाँ, कि हम एक ऐसा फार्मूला बना लें कि आप जब भी किस भी बात की प्रोबेबिलिटी पूछो, हम इस फंक्शन से निकाल लें, हमको ये एरिया वगैरह बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े प्रोबेबिलिटी के लिए। तो हम यहाँ पर अपना वीडियो बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं, उसका मतलब क्या होता है और उसके बेनिफिट क्या है। तो मैं यहाँ वीडियो अपना बंद करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप कृपया जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो जो चीज डिलीवर की जा रही है, अगर आप नए हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप जानते हैं चीजों को तो आपके लिए ये चैनल नहीं है। हाँ, अगर आप नए हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखें। तो पुनः आपको फाइनली मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।